दोस्तों आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं राजस्थान की युवा शख्सियत मोहित जौहर जी से, जिन्होंने जब पूरे भारत में लॉकडाउन था तब एक छोटे से शहर राजस्थान के शहर श्रीगंगानगर में 1 मिलियन फेस शील्ड यानी कि 10 लाख फेस शील्ड बना के एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। और दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इनके काम पे शोध कर रही है। आइए उनसे बातचीत करने से पहले उनकी मेहनत का एक नमूना देखते हैं, उनकी मेहनत पे एक नज़र डालते हैं। दोस्तों आज हम फिर एक युवा की कहानी लेके आए हैं। इनको हम कह सकते हैं राजस्थान के रेंचो या भारत के रेंचो। जैसे कि आपने देखा आमिर खान की फ़िल्म 3 इडियट में रेंचो जो किरदार था आमिर खान ने निभाया था, बिल्कुल वैसे ही एक युवा से हम मिलने आए हैं जिन्होंने राजस्थान में 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख फेस शील्ड बना दी उस दौर में, जबकि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, यानी कि आपदा में अवसर। तो कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो अब इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे इनके मन में आया फेस शील्ड बनाने का, कैसे इन्होंने शुरुआत की और किन किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे सफलता पाई। तो इनका नाम है मोहित जौहर। तो अपने इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो मोहित जी, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर जी, पहले तो ये बताइए, अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, फैमिली में कौन कौन है आपके। तो मेरा नाम मोहित जौहर है। मैं एक बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। एक गंगानगर से एक छोटा सा शहर है जहाँ से मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, गंगानगर से, राजस्थान के गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और मेरा एक छोटा भाई है। और यही है मेरी। आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा तहसील में क्लर्क है। तहसील में यूडीसी तहसील में, गंगानगर तहसील में यूडीसी है। तो हम इनसे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे इन्होंने शुरुआत की, कैसे इस मुकाम तक ये आए। तो सर जी, सबसे पहले बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की? तो स्कूलिंग मैंने सरस्वती शिक्षण सदन स्कूल रिको है जो श्री गंगानगर में, वहीं से मैंने स्कूलिंग करी अपनी। तो आपके 10वीं में कितने परसेंटेज आए? मेरे 10वीं में मैंने सीबीएसई बोर्ड से की थी। मेरा 8.4 जीपीए था, सीजीपीए था। और 12वीं में? 12वीं में मेरे को लगा नहीं था मैं पास होऊंगा, तो मैंने फिर राजस्थान बोर्ड स्विच कर लिया था उससे, क्योंकि इसमें इंटरनल के मार्क्स वगैरह के थे ना। तो फिर मेरे 67.20 आए थे 12वीं में। तो आप स्कूलिंग लाइफ में कैसे स्टूडेंट थे? मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैं काफ़ी टाइम हाँ वही था, बहुत मार खाई है मैंने स्कूल में। तो फिर आपने बीटेक आपने किया, कहाँ से आपने किया बीटेक? तो मैंने बीटेक अपना JECRC यूनिवर्सिटी, जयपुर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने बीटेक अभी कर ही रहा हूँ मैं, अभी फाइनल ईयर है मेरा। अच्छा, तो आप कॉलेज में कैसे स्टूडेंट रहे? कॉलेज में अपेरेंटली मेरे को समझ में आया अभी पढ़ाई इतनी मैटर करती नहीं है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मेरे को जब समझ में आया ना, तो मेरे को ये दिखा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो यार हम कर सकते हैं। वो टर्म होते हैं जुगाड़, वो बचपन से ही कहीं ना कहीं आपके अंदर था जुगाड़। तो जुगाड़ की जो आदत है ना, वो कॉलेज में आके मेरे को समझ आया जुगाड़ बहुत आसान है। तो आपके ये जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की सामना कर रही थी और ट्रांसपोर्ट बंद था और छोटे शहरों में फेस शील्ड की कमी तो क्या नाम मात्र नहीं थे, तो कैसे आपके दिमाग में है कि हमें राजस्थान में फेस शील्ड को डेवलप करना है, इसको बनाना है? कैसे आपके मन में जागरूकता आई, कैसे विचार आया? तो मैं एक्चुअल में पिछले 2-1 साल से 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। 3D प्रिंटिंग काफ़ी फ्यूचर की इंडस्ट्री है। और मेरे को जब समझ में आया यूएस में कुछ लोगों ने 3D प्रिंटिंग से फेस शील्ड्स बनाई थी, तो वो वहाँ से जो लहर चालू हुई, तो मैंने देखा, वहाँ से रिसर्च करना चालू किया अभी इंडिया में कौन कर रहा है ऐसा, इंडिया में क्या सीन चल रहा है इसका।
तो फिर मेरे को थोड़ा, फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पर काफ़ी बड़ा, मीडियम पे एक ब्लॉग लिखा था पूरा, अभी कैसे 3D प्रिंटिंग एज एन इंडस्ट्री पूरी कोरोना की महामारी में मैन्युफैक्चरिंग में जो गैप आ रहा है मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग और एक्चुअल में कंज्यूमर्स के बीच में, तो उस गैप को कैसे फिल करने के लिए जो लोग हैं वो कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग एफर्ट कैसा चल रहा है, उस पर मैंने एक मीडियम पे आर्टिकल लिखा था काफ़ी लंबा चौड़ा। वो बहुत ज़्यादा अपेरेंटली कोई फेमस नहीं हुआ, लेकिन उससे मेरे को ये समझ में आया, हाँ यार मतलब ये लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो वहाँ से शुरू किया मैंने। गंगानगर में अपेरेंटली मैं किसी को जानता नहीं था, तो मैंने फिर यहीं से शुरू किया गंगानगर में। फिर ऐसा ही मतलब इंटरनेट, बेसिकली इंटरनेट जो सबके पास आज अवेलेबल है वहीं से शुरू किया था, इंटरनेट से शुरू किया। तो मतलब आप इंटर्नशिप करने के लिए मुंबई गए हुए थे, कौन से इंस्टीट्यूट से या कंपनी से आप इंटर्नशिप कर रहे थे? मैंने मेरी फाइनल ईयर के, जो हमारे बीटेक में क्या होता है, फाइनल ईयर में आपको 6 महीने फ्री होता है, 8 सेमेस्टर जो होता है आपको इंटर्नशिप करनी होती है बाहर। तो 8 सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप करने के लिए मैं गया था टाटा पावर्स मुंबई। ठीक है। तो टाटा पावर्स मुंबई में मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल और होम ऑटोमेशन के फील्ड में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं करी थी अभी। तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि ये जो अपने इसको प्रोडक्शन करना है फेस शील्ड को, वो राजस्थान को आपने कैसे चुना? मैं एक्चुअल में पेंडेमिक में घर पे आया था क्योंकि सब बंद हो गया था, तो मैं जल्दी से मुंबई से जयपुर आया था एक्चुअल में अपने मिड सेम होता है हमारा एक, तो फाइनल ईयर इंटर्नशिप में होती है, तो उसमें 3 महीने जैसे निकले, जनवरी फरवरी मार्च। तो मैं मार्च के अंदर मिड मार्च में हमारा एक वो होता है, आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, आपने अभी तक कितना पढ़ा है, तो एक तरह से उसके मार्क्स मिलते हैं हमें, मिड सेम होता है हमारा। तो उसके लिए मैं जयपुर आया हुआ था। वहाँ से जयपुर में जैसे आया तो एकदम से कोरोना हो गया और सब बंद हो गया। तो मैं वहाँ से फिर जल्दी से भाग के 22 तारीख को लास्ट ट्रेन में गंगानगर में आया था। उसके बाद सारी ट्रेनें बंद हो गई गंगानगर में आने के, और मेरे कुछ दोस्त जो बाद में फंसे हुए थे, और मेरा एक दोस्त जो बाइक पे आया पूरे जयपुर से गंगानगर तक, तो वहाँ से आया था, गंगानगर आ गया मैं, गंगानगर आके बैठा रहा 2-3 दिन। तो फिर मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर जैसे मैंने एफर्ट देखे लोगों के इंटरनेशनल, तो मैंने चालू किया। तो फिर मतलब कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे इतने बड़े पैमाने पे आप इसको ले गए, इस तरह की शुरुआत हुई आपकी? तो एक्चुअल में गंगानगर में अपेरेंटली मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो क्योंकि मैं गंगानगर में रहा नहीं हूँ, मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ, तो मेरा कोई ऐसा लोकल कनेक्शन इतना ज़्यादा थे नहीं। तो मैंने यहीं पे शुरू किया। सबसे पहले मेरे को समझ में आया, हाँ ठीक है, गंगानगर में जैसे मैंने जयपुर में गंगानगर से बैठे बैठे ही जयपुर में 3D प्रिंटिंग की थी। तो उसमें मेरी जो टीम थी, एक जो डिज़ाइन लीड था जो वहाँ का, वो गुजरात में बैठा था। डिज़ाइन के 2 स्टूडेंट गुजरात में थे, और 3D प्रिंटर हमारे जयपुर में थे, जहाँ से हमने 3D प्रिंटर्स को कॉलेज कैंपस से मूव करा के किसी बच्चे के घर पे पहुँचाया। उनमें हमारे एक फैकल्टी थे जिन्होंने बहुत मदद करी, हमारी फैकल्टी मेंबर्स ने, हमारे कॉलेज के स्टाफ ने पूरा बहुत हेल्प किया हमें। और हमने एम्बुलेंस में एक्चुअल में डाल के 3D प्रिंटर किसी के घर पे पहुँचाया, और हमने पहला प्रोटोटाइप हमारा 3D प्रिंटेड का था। लेकिन अब आगे ये बात थी भी 3D प्रिंटिंग तो सब जगह अवेलेबल है नहीं, है ना, तो अब हम कैसे करें? तो फिर हमें समझ में आया भी मुंबई में वैभव जी हैं, वैभव छाबड़ा जी मेकर असाइलम चलाते हैं जो, उन्होंने एक लेज़र कट बनाई है फेस शील्ड। तो फिर मैंने लेज़र कटिंग के लिए ढूंढना चालू किया। तो वहाँ मेरे को मेरे कांटेक्ट सुमेंद्र जी से हुआ। सुमेंद्र नागपाल जी हैं, जिनका गंगानगर में जो नागपाल आर्ट्स नाम से चलाते हैं। तो सुमेंद्र जी, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको सुमेंद्र जी से भी मिलवा देता हूँ। ये हैं सुमेंद्र जी, इनका भी मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर। सर सुमेंद्र जी, आप ये बताएं कि मोदी जी के साथ आपको कैसे मतलब आपका कनेक्शन हुआ? एक्चुअली मेरा क्रिएटिविटी का काम है, और मेरे को लग रहा था भी मैं भी कुछ उदयपुर से कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा था भी उदयपुर में कुछ फेस शील्ड बना रहे हैं, तो काफ़ी हल्की थी, मेरे लगा था, इमेज भी आई थी। फिर मैं उसी दिन मैं अपने मेरा जो लेज़र मशीन जहाँ लगी है वहाँ गया, और कुछ ये 3, 4, 5, 6 पीस बनाते गए। बनने के बाद इनका मोहजी का कॉल आया, इन्होंने नेट से नंबर लिया और मेरे को कॉल किया, मैंने ये करना है। फिर मैंने कोई इमेज भेजी कुछ जो बनाई थी, वो कहते इससे बढ़िया मैं आपको कुछ आपको डाटा देता हूँ, ये कट आउट कीजिए। तो वो कट आउट के मेरे से कई गुना बेटर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो एक्चुअल में क्या सुमेंद्र जी का भी कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, ये एक शॉप चलाते हैं, लेकिन मोहित जी के साथ जब मोहित जी ने कॉल किया तो धीरे धीरे एक टीम बनती गई और इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। तो आगे का सफ़र मोहित जी कैसा रहा? आगे हमें और बताइए, कैसे आपने डॉक्टर से अप्रोच किया, कैसे अपने प्रोडक्ट में सुधार किया? तो ये 2 लोगों की टीम बन चुकी थी अभी तक हमारी। तो 2 लोगों में तीसरा हमें चाहिए था डॉक्टर कोई।
है ना। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं जो लैब टेक्नीशियन है, संदीप जी नाम है उनका। तो आदर्श नर्सिंग होम गंगानगर में उनकी लैब है ना। तो वो लैब टेक्नीशियन है, तो उनका डॉक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छा उठना बैठना है। तो मैं उनके पास उनको अप्रोच किया, मैंने कहा अंकल जी ऐसा है भी ये फेस शील्ड है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर्स को, अब हमें डॉक्टर्स को ये देनी है और इसका फीडबैक लेना है, क्या होगा इसका। उन्होंने भी बिना सोचे समझे, ये नहीं देखा भी क्या काम आएगी कैसे आएगी, उन्होंने बोला मेरे पास बैठ, तू गाड़ी में बैठ। और हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गए, जहाँ पे हमने पहले 10 सैंपल जो हमने बनाए थे वो अलग अलग डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। तभी हम उस टाइम तो काफ़ी कोरोना पीक पे था और हम लोग तो पूरा फेशियल, हमने खुद ने फेस शील्ड लगाई, हमारी बनाई हुई खुद की फेस शील्ड हमने लगाई, मास्क पहने, ग्लव्स पहने और पूरे सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। तब मुझे इसकी इंटेंसिटी का रियलाइजेशन उसी दिन हुआ भी ये कितना घातक हो सकता है। डॉक्टर्स को देखा जब पीपीई किट्स में, ऐसा कभी देखा नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कभी मतलब खास करके फेस शील्ड की तो कभी भारत में जरूरत ही नहीं। हमारा इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग फेस शील्ड की है नहीं। गंगानगर में उस टाइम टोटल जितने पीसेस थे ना वो 20 से कम थे। वो भी एक्चुअल में वो फेस शील्ड्स एक या तो वेल्डिंग वालों के पास शील्ड होती है वो वाली शील्ड थी, या फिर फेस शील्ड डेंटिस्ट के पास होती है, जो शायद मेरे को नहीं लगता गंगानगर में किसी डेंटिस्ट के पास भी थी उस टाइम। तो एक्चुअल में फेस शील्ड थी नहीं, और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था यार मेरे शहर में नहीं है, तो वो ड्राइविंग पॉइंट था मेरा। तो मोहित जी मतलब आपका बनाया प्रोडक्ट फेस शील्ड हम देख सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो? हाँ, मेरे पास एक फेस शील्ड का सैंपल रखा हुआ है, लगा के ज़रा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं आपकी कैसे आपने बनाया। तो ये एक फेस शील्ड का एक सैंपल है, मॉडल है। तो इसका नाम है, इस फेस शील्ड का नाम है M19 फेस शील्ड। ये M19 फेस शील्ड का नाम है, इसकी एक स्टोरी है। M19 एक्चुअल में एक इनिशिएटिव था जो वैभव छाबड़ा जी ने चालू किया, उन्हीं के डिज़ाइन का इटरेशन है ये। तो M19 क्या है, पूरे इंडिया में हम लोग 42 या 43 अलग अलग स्पॉट्स लोग हैं जिन्होंने मिल के 42 दिनों में 10 लाख फेस शील्ड बनाई थी। तो ये 10 लाख फेस शील्ड का नंबर वही है। तो उन्हीं के बीच में से एक ये वही स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, इसको आप स्टैंडर्ड फेस शील्ड की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको इन्होंने जो बात कही, जब पूरे राजस्थान में फेस शील्डें नाम मात्र की भी उपलब्ध नहीं थी, तो मात्र 42 दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने फेस शील्ड बना के एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, जबकि पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में नहीं था। और हम चीन की तरफ ज़्यादा हम देख रहे थे कि, और उधर से भी मटेरियल आना बंद हो गया था, या जो बहुत ही घटिया किस्म की थी। तो उस दौर में जब पूरी तरीके से यानी कि अपने कह सकते हैं कि आपदा में अवसर देखा, और उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया, वो भी हम जानेंगे कि कैसे यहाँ तक इसकी स्टोरी थी, कितनी दिन रात है मेहनत इनकी थी। तो मैं एक बार इसको फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये फेस शील्ड है और ये बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी की और बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकों डॉक्टर्स के साथ रिसर्च करके इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है और इसको बनाया है। और ये मतलब WHO गाइडलाइंस फॉलो करती है। हाँ, तो बहुत ही उपयोगी ये उस दौर में साबित हुई और अभी भी मतलब चल रहा है। और इसकी भी एक कहानी है और ज़्यादा हम मोहित जी से जानेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इन्होंने, आप बिल्कुल इनको गंगानगर का रेंचो, राजस्थान का रेंचो और राजस्थान का सोनू सूद भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना मैन्युफैक्चर करने के बावजूद, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद भी इन्होंने नो लॉस नो प्रॉफिट पे इस फेस शील्ड को कोरोना वॉरियर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या नो लॉस नो प्रॉफिट पे बांटा। सही मोहित जी? जी। तो कैसे यहाँ तक का मतलब आपका प्रोटोटाइप से लेके इसको प्रोडक्शन तक का सफ़र कैसा रहा? प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन का सफ़र काफ़ी मुश्किल था। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि लॉकडाउन था, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, इंटर स्टेट मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं थी किसी भी सिनेरियो में। तो रॉ मटेरियल हम लोग लेके नहीं आ सकते थे कहीं से भी, ठीक है। तो हमारा जो प्रोटोटाइप था, ये पहला प्रोटोटाइप जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये प्रोटोटाइप से हमने डॉक्टर्स को दिखाया था। डॉक्टर्स ने जैसे ही क्वालिफाई किया, हमने लोकली सब लिया, सब मटेरियल लोकली अवेलेबल कराया। लोकल जो मतलब हाँ दुकानें थी, होलसेलर्स थे, सबसे कांटेक्ट किया। हमें जो जो मटेरियल मिल पाया, हमने बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन जो भी मटेरियल मिला उस सबसे यूज़ करके हमने बनाया। और हमने इसके लगभग गंगानगर में 5000 से ज़्यादा पीसेस तो गंगानगर में हमने दे दिए डॉक्टर्स को, जो कि ज़रूरत के टाइम थे। तो अगर मतलब ये प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता था, हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं भी ये प्रोडक्शन अगर यहाँ पे नहीं होता तो कोई भी सोर्स नहीं था कि आप फेस शील्ड यूज़ कर सको गंगानगर के अंदर? हाँ, अगर गंगानगर में हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते तो मेरे हिसाब से इसको मिड ऑफ जुलाई के बाद आता, मतलब 1 महीना 1.5 महीना लग जाता मेन स्ट्रीम में। क्योंकि अपेरेंटली जो क्या हुआ, जुलाई अगस्त में भी जो फेस शील्ड्स आई ना, वो सारी फेस शील्ड्स का मॉडल यही था, प्रोसेस यही थी, मटेरियल भी यही था,
लेज़र कट प्रोसेस ऐसा नहीं है, लेज़र कट की कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं था। लेज़र कट एक काफ़ी मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, काफ़ी स्केलेबल प्रोसेस है। इसके मैं बता रहा हूँ, M19 कलेक्टिव के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कम से कम 70,000 1 लाख फेस शील्ड बनाई हैं। तो पॉसिबल है पूरा। मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में यही चली है, यही फेस शील्ड पूरे इंडिया में बनी है। जो फेस शील्ड हमने गंगानगर में तो जो फेस शील्ड हमने गंगानगर में बनाई, वही फेस शील्ड मुंबई में भी बन रही है, वही फेस शील्ड पुणे में, इंदौर में, पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सेम मॉडल सेम डिज़ाइन M19 ही बनी और M19 ही चल रही है। तो आपने जो फेस शील्ड बनाई, आपने उसमें काफ़ी सुधार किया, मतलब काफ़ी मेहनत किया आपने डॉक्टर्स का, और जब आप बन गए आपका पूरा मतलब प्रोडक्ट आपके हिसाब से जब वो ओके हो गया, तो डॉक्टर्स का और एक्सपर्ट का उस पर क्या रिएक्शन रहा? डॉक्टर्स का रिएक्शन ना काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। उन्होंने काफ़ी वेलकमली इसको माना, क्योंकि जब हम डॉक्टर्स के पास गए थे, एक्चुअल में मेरे पास एक फ़ोटो आई थी पुणे के डॉक्टर्स थे। उन्होंने एक गार्बेज बैग, जो वेस्ट डिस्पोजल बैग्स होते हैं, उसके अंदर होल निकाल के उसको पूरा पहना था मुंह के ऊपर, मतलब मुंह के ऊपर लिफाफा पहना था बेसिकली, जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, बिकॉज कोई प्रोटेक्शन थी नहीं, PPE किट्स अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो PPE का शॉर्टेज का जो इशू था वो मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी आया भी नहीं था, तब से ही हम लोग PPE शॉर्टेज के बारे में बात करने लग गए थे। हमें पता था PPE शॉर्टेज होगी, लेकिन हम PPE तो नहीं बना सकते थे, लेकिन अब हम फेस शील्ड बना सकते थे जो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती थी कंपेयर टू दो गूगल्स जो मतलब हॉस्पिटल्स में अवेलेबल थे, क्योंकि वो काफ़ी टाइट होते थे। तो फेस शील्ड का एक पूरा प्रोटेक्शन देती थी, क्योंकि इसमें आँख और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलती है, स्प्लैश प्रोटेक्शन। तो ये स्प्लैश शील्ड भी बोलते हैं इसको लोग, फेस शील्ड को। तो स्प्लैश, डायरेक्ट स्प्लैश प्रोटेक्शन मिल जाती है आँख और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को इससे। तो मतलब जो आपने लगातार मेहनत कर रहे थे, सुधार कर रहे थे और लगे हुए थे, जब सारी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, तो फिर जो आपकी मेहनत थी, जो आपकी लगन थी, कैसे मीडिया का और प्रशासन का अट्रैक्शन हुआ आपकी तरफ, कैसे आपके बारे में उन्होंने जाना? तो जो मेरी टीम थी जिनमें हमने 3D प्रिंट किया था, वो जो सैंपल था वो हमने SMS में दिया था जयपुर में। SMS के डॉक्टर्स के साथ 3-4 डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया था। फिर हमने जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग कराई इसकी, जयपुर में बनवाया मैंने अपनी टीम के साथ मिलके, और हमारी यूनिवर्सिटी JECRC यूनिवर्सिटी के JU मेकर स्पेस में हमने इसको बनाया। मेकर स्पेस ने पहले 200 फेस शील्ड बना के डोनेट किए SMS हॉस्पिटल में और अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो वहाँ से एक ट्वीट किया था यूनिवर्सिटी ने भी, हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसा ऐसा बनाया है। वो ट्वीट एक्चुअल में अशोक गहलोत जी ने रीट्वीट किया था। वहाँ से जो मेन स्ट्रीम मीडिया अटेंशन जो मिलनी चालू हुई, उसके बाद सब शुरू हुआ ये कि पूरा। तो देखा आपने, जब इन्होंने यूनिवर्सिटी ने इनके प्रोडक्शन के बारे में, इनकी लगन मेहनत के बारे में जब ट्वीट किया, और उसी ट्वीट को अपने राजस्थान के CM साहब अशोक गहलोत जी ने उसको रीट्वीट किया, तब लोगों ने जाना कि राजस्थान भाई ये कुछ कर रहा है, इंडिया में ये कुछ हो रहा है। और मैं इनके बारे में एक विशेष बात बता दूं आपको बात करते करते, कि अब भी इनकी उम्र 22 साल इनकी उम्र अभी हुई है, 23वां साल अभी इनको लगा है। तो बहुत ही कम एज में ये उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। जैसे जैसे हम बातचीत करेंगे इनके साथ, आप जानेंगे कि ये पैदाइशी इंजीनियर है। हालांकि जो युवा साथी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्कूलिंग लाइफ जो है बहुत ही नॉर्मल रही है। ये ऐसे नहीं कि मतलब कोई IIT से इन्होंने कोई पढ़ाई की है या ये कोई बहुत ही पढ़ाकू किस्म के रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कीड़ा था, एक कीड़ा, वो इंजीनियरिंग का, इनका इंटरेस्ट उसमें था। अगर मतलब ये अपना जो इंटरव्यू है इनका बहुत ही कम समय अपना इन पर ले पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके बारे में जाने, मैं इससे पहले इनसे बातचीत कर रहा था तो मैंने जाना, इन्होंने काफ़ी मुझे अपने बचपन की और कहानियाँ बताई। तो ये मैंने इस कहानी का जो निचोड़ निकाला वो ये था कि इनके अंदर बचपन से पैदाइशी इंजीनियर हैं। हर काम को इनको खिलौना भी दिया गया तो इन्होंने खोल के देखा कि उसके अंदर है क्या। तो जब मतलब हम बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं या हम सोचते हैं लाइक तू क्या करेगा, ठीक है ना, इस तरीके के ताने मारते हैं, हम सिर्फ नंबर ऑफ़ गेम्स की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हम उसकी सही प्रतिभा नहीं पहचान पाते। लेकिन इनके घर वालों ने इनको छूट दी, क्योंकि इंजीनियरिंग का कीड़ा इनके अंदर था और इनकी पढ़ाई भी रुक रुक के इन्होंने स्कूल भी ड्रॉप किया। इसके बावजूद भी मतलब इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं छोटे छोटे, लेकिन ये आपदा महामारी में जो इन्होंने एक महान कार्य किया है, इसकी वजह से ये मतलब मीडिया के अंदर इनका एक्सपोजर इनको मिला और आगे भी ये बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अभी इनके दिमाग में आइडिया चल रही हैं। अभी इनकी उम्र बहुत थोड़ी है, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ये तो थी सर जी आपकी मतलब बातें यहाँ तक कि आपने कैसे प्रोडक्शन किया।
अपने अब तक इनसे जाना कि इन्होंने कैसे प्रोडक्शन किया, कैसे इन्होंने एक फेस शील्ड पे क्रांति खड़ी कर दी। लेकिन अब कोई भी जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और मतलब हम किसी की सफलता देखते हैं, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उसके पैरों में कितने छाले हुए हैं ये कभी हम नहीं देख पाते, जान नहीं पाते। हमें लगता है कि यार ये तो बहुत मतलब लाइमलाइट वाला काम है, ये बहुत अच्छा कर दे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अथाह मेहनत छुपी होती है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मोहित जी से जानेंगे कैसे उन्होंने मतलब बहुत सारी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया और कैसे उन पे पार पाई। तो मोहित जी ये बताएं कि ये तो था आपने जो बताया अब तक का सफ़र, लेकिन इस काम के लिए जाहिर सी बात आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। तो किन किन मुश्किलों का आपने सामना किया इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए? अच्छा, मैं उनको मुश्किल तो बोलूँगा नहीं मैं, क्योंकि मेरा क्या है, मुश्किल आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने मुश्किलों को भी एंजॉय किया। हाँ वही एन्जॉयमेंट क्या है, वो एक वो गैरी वी है तो वो बोलते हैं व्हेन यू स्टार्ट टू एंजॉय द प्रोसेस यू डोंट नीड द आउटकम। वो है तो आप जब वो प्रोसेस है ना उसको एंजॉय करने लग जाते हो तो फिर आपको आउटकम की चिंता नहीं रहती और तभी आप कर पाते हो। तो मेरा जो शुरुआत यही से थी कि मैं गंगानगर में किसी को जानता नहीं था, सबसे बड़ी मुश्किल यही थी, कम्युनिकेशन बैरियर था। क्योंकि वैसे तो आप ये गंगानगर से रहे हैं, लेकिन इनकी जो अब मैं इनको ये भी बता दूं कि ये गंगानगर में पढ़ाई के करने के बावजूद भी ये पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ। इनका परिवार गंगानगर रहता है, इनका मकान गंगानगर रहता है, लेकिन परिवार वाले ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ। इनको गंगानगर में ही हॉस्टल लेके दे दिया और 2 साल इन्होंने वहाँ गुजारे और बहुत ही स्ट्रिक्टली वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट लाइफ इन्होंने जी है। जी हाँ, तो अब आप बता रहे थे कि क्या मुश्किलों का सामना आपने किया इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए? तो मुश्किल तो यही थी, सबसे पहले मैं किसी को जानता नहीं था, जान पहचान निकालना एक काफ़ी बड़ा इशू था, मतलब काफ़ी बड़ा एक बैरियर, एंट्री बैरियर था मेरे लिए। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं वो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि यार बंदा कह रहा है कि गंगानगर का हूँ और साथ में कह रहा है कि मैं किसी को जानता नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर तो ये हॉस्टल मेरे बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जी, उसके बाद में ये जयपुर में, मुंबई में और बाहर साइड ये रहे हैं, पढ़ाई हुई है, तो गंगानगर के साथ ये सोशल नहीं हो पाए। और दूसरा कारण ये था कि इनको जब भी टाइम मिलता ये दोस्तों के साथ गप्पे बनाने के साथ, बहुत सारे फ्रेंड सर्किल बनाने के साथ, जैसे कि आजकल की नई जनरेशन गाने गुने सुन के उनसे इंस्पायर होके ये कोशिश करते हैं बहुत सारे दोस्त बना लिए जाएं। तो इनके दोस्त मशीनें ही, उपकरण ही इनके दोस्त थे। सही कह रहा हूँ? जी सर, एकदम। तो अब बता रहे थे आप मुश्किलों के बारे में। हाँ, तो मतलब एंट्री बैरियर तो यही था हमारा सबसे पहले भी, यार शुरुआत कहाँ से करें, किससे बात करें। तो वहीं से मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया, मैंने मेरे पिताजी यहाँ पे तहसील में हैं, तो उन्होंने काफ़ी मतलब उनके कॉन्टेक्ट्स में मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, उनके कॉन्टेक्ट्स का। मतलब मैंने उनका रेफरेंस देके बहुत सारे लोगों से बात करी, स्टेशनरी वालों से बात करी, लेज़र कटिंग की बात करी। तो मैंने मतलब मेरे साथ मिले, मेरे साथ एक शुभम आर्य वाला अंकित मेरा दोस्त है, मतलब मेरे पिताजी के दोस्त का लड़का है, तो वो मेरा दोस्त बन गया इसी चक्कर में। तो मैंने उनको बोला यार लेज़र कटिंग आप ढूंढ के दो मेरे को कहीं ना कहीं से। तो कुल मिला के हमें समझ में आया गंगानगर में 2 लेज़र कटिंग मशीन हैं जो लेज़र कट कर सकते हैं, और 2 ही मशीन है, और उनमें से एक थी नागपाल आर्ट्स और एक और है। ठीक है, तो मैंने उनका नंबर मेरे को नहीं मिला, इनका नंबर मेरे को जस्ट डायल से मिल गया गंगानगर में। ये अकेले थे जो ऑनलाइन थे इस टाइम, है ना। तो और मैं इनके बारे में बता दूं शमेंद्र सर के बारे में कि मतलब ख़ास करके जब कोई एक इनकी उम्र के अंदर कम से कम 20-25 साल का डिफरेंस है, और जब एक युवा एक नए काम के लिए किसी को अप्रोच करता है तो सामने वाले का रिएक्शन मैंने देखा कि उनका रिएक्शन होता है टालने का या फिर उस काम में कि यार कहाँ मत्था मार रहा है। लेकिन शमेंद्र जी ने ऐसा नहीं किया, मतलब इनकी उम्मीद से बढ़ के ज़्यादा शौक किया। जी बहुत किया, क्योंकि अगर ये मेरे को अगर बोल देते ना यार भैया यार आप मत करो, रहने दो, ये नहीं होगा, तो शायद मैं कहीं ना कहीं छोड़ देता। लेकिन इन्होंने बहुत ही मतलब मेरे आइडिया को पहले सुना, फिर समझा, और फिर इनको एक्सेप्ट किया भी हाँ यार ये हो सकता है और हम कर सकते हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला आप आ जाओ, अपन बनाते हैं, शुरू करते हैं। हमने मतलब बहुत ही बेसिक स्क्रैच से प्रोटोटाइपिंग चालू करी थी। मतलब मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाएगा, क्या बनेगा इसका, लेकिन एक वो था भी कुछ करना है, करके देखते हैं, नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, घर पे बैठे हैं, घर पे तो हम बैठे ही हैं शुरू से ही। जी, तो आप मुश्किलों के बारे में बता रहे थे कि मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था और बिल्कुल मार्केट बंद थी, मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो कैसे आप लोगों ने ये आइडिया को डेवलप किया? तो सबसे पहला काम हमने शुरू किया जी पास लेने से, व्हीकल पास। क्योंकि जैसे ही मैं पहले दिन घर से बाहर निकला, मेरे को कोने पे पुलिस वालों ने रोक लिया और वापस घर भेज दिया। ठीक है, तो बोले कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला जी ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने वापस भेज दिया मेरे को। तो जैसे ही वापस भेज दिया उन्होंने, तो मैं वहाँ से फिर मैंने एक पास बनवाया,
मैंने व्हीकल पास बनवाया सबसे पहले। व्हीकल पास बना के मैंने व्हीकल के साथ अपने दोस्त अंकित जो शुभम मारे वाले उनके साथ आके और हमने इनकी लैब में काम करना चालू, इनके वर्कशॉप में काम करना चालू। इन्होंने पूरी वर्कशॉप हमें दे दी, बोले आप बताओ कैसे करना है। हमने पूरी वर्कशॉप में पूरा डेरा लगाया, लैपटॉप कंप्यूटर सब लेके, मैं वर्क बोर्ड डिज़ाइन बोर्ड सब लेके आ गया वहीं पे ही। और हमने वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 10 बजे तक 11 बजे तक रोज़ का ही था ये लॉकडाउन में। जहाँ सब लोग घर पे फंसे हुए थे वहाँ मैं सुबह 7 बजे नहा के निकल जाता था घर से, और मतलब छुपता छुपाता पुलिस से इधर उधर से बीच के गलियों के रास्ते निकाल के और हम पहुंच जाते थे, और हम लोग गेट खोलते थे और फिर गेट को वापस बंद कर लेते थे। बीच में काफ़ी इश्यूज़ आए, इनके मोहल्ले वाले थे उन्होंने भी काफ़ी इशू उठाए भी। आप ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, ये हॉस्पिटल जाके आते हैं रोज़, क्योंकि हम लोग डॉक्टर से साथ रोज़ फीडबैक लेके आ रहे थे, तो उनको लगता था कहीं ये कुछ अपने साथ ना ले आए। तो ये माहौल ही उस टाइम माहौल डर का माहौल था। तो इनके भैया हैं जो भूपेंद्र नागपाल, उन्होंने नाइट शिफ्टें लगाई हैं सारी। हम लोग दिन में सोते थे, हम लोग रात में सोते थे। तो हम लोग दिन में डिज़ाइन करते थे, वो रात को मैन्युफैक्चर करते थे, ऐसा था। तो मटेरियल जो था, जबकि मतलब यहाँ पे कोई फेस शील्ड के बारे में ज़्यादातर जानते ही नहीं थे, और एक श्रीगंगानगर जो था छोटा शहर था, मूवमेंट हो नहीं रहा था, दूसरी जगह से रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा था। तो फिर कैसे आपने इन चीज़ों को फेस इस मुश्किल को कवर किया आपने? हाँ, तो इसमें हमने लोकल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा हो सके थे उतने यूज़ करने की कोशिश करी। तो जैसा लेज़र कट हमें मिल गया था। पहले मेरे को लग रहा था यार लेज़र कटिंग मशीन नहीं मिलती तो ये सब खत्म हो जाता, और अगर ये सुमिंदर जी मना कर देते मेरे को लेज़र कटिंग है, लेकिन वो बोलते भी नहीं आपका नहीं हो सकता ये काम, तो मैं फिर शायद कहीं ना कहीं रुक जाता। लेकिन जब लेज़र कट मिल गया तो फिर हौसला बढ़ गया था कहीं ना कहीं। फिर हमने शुरू किया, हमने स्टेशनरी वालों को फ़ोन करने चालू किए। हाँ, मैंने लाइन से सब स्टेशनरी वालों को फ़ोन करना चालू किया। मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे एक OHP शीट आती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर पेपर, OHP शीट का पता किया। OHP शीट ये हमें पता चला था जब मुंबई का जो M19 कलेक्टिव एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें अलग अलग लोगों ने शेयर करना चालू किया अभी कैसे कैसे वो लोग बना रहे हैं, कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो हमें उससे वहाँ से पता चला अच्छा शीट है। पहले हम इस पर हम लोगों ने सबसे पहले जो शीट लगाई थी वो ये थी जो आपने जीप के अंदर देखी होगी, पर्दे के अंदर जीप में पर्दा लगा होता है ना बीच में, एक ट्रांसपेरेंट शीट टेम्पो में पीछे लगी होती है जो पीली पड़ जाती थी टाइम में, वो शीट यूज़ करी थी पहले हमने इसमें। फिर बाद में हमें पता चला वो शीट का मटेरियल थोड़ा मेडिकली फिट नहीं है, तो वो मेडिकली फिट मटेरियल फिर हमने मेडिकली फिट OHP देखा, OHP 100% बायोडिग्रेडेबल है ये। तो हमने बोला ठीक है, हम वेस्टेज जितना कम करना चाह रहे थे, क्योंकि वो PVC शीट थी, PVC पॉलीवाइनिल ग्रुप, तो वो PVC शीट क्या है, ख़राब नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो हम लोगों ने इसलिए नेगलेक्ट की क्योंकि एक तो वो महंगी पड़ रही थी। हमारा मेन एम था महंगा नहीं, अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमने अवेलेबिलिटी कराई। तो हमने ये फेस शील्ड हमने 50 से 55 रुपये के कॉस्ट में मतलब बना के दे दिए लोगों को। अच्छा, कितनी कॉस्ट पड़ी इसकी? हमने यही 50 से 55 के आसपास की पूरी कॉस्ट। 50 से 55। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नो लॉस प्रॉफिट, जितनी इनकी कॉस्ट पड़ी उतनी कॉस्ट पे इन्होंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। मुनाफा चाहते तो ये कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने आपदा में लाभ कमाने का बिल्कुल नहीं सोचा। बिल्कुल इन्होंने नो लॉस नो प्रॉफिट पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसमें जो मटेरियल है इसको आपने कहाँ से उठाया? हाँ, तो इसमें मटेरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये OHP शीट आती है। OHP शीट एक्चुअल में ये लॉकिंग मैकेनिज्म है, तो आप इस शीट को निकाल के डिस्पोज कर सकते हैं। 3 से 4 रुपये की शीट आती थी, कटने के बाद 5 रुपये पड़ जाती थी। इसको लेज़र कट करके इसके अंदर आपको पैटर्न दिख जाएंगे, पैटर्न लेज़र कट हुआ है। इसी के साथ एक इसका वाइज़र है जो ये आगे वाला जो फोरहेड पीस है, तो ये एक्रेलिक का कटआउट एक्रेलिक का कटआउट है, 3 mm एक्रेलिक है। इसके पीछे जो रिबन है वो हमने कपड़े वाले से रिबन उठाया था, काफ़ी मतलब जितना था रिबन गंगानगर में हमने सारा रिबन लेके रख लिया था। इलास्टिक ले लिया था गंगानगर में, हमें पता था नहीं मिलने वाला, तो हमने रोल्स इलास्टिक के रोल निकलवा लिए थे। लगभग 1,500 मीटर हमने इलास्टिक कंज्यूम कर लिया था। 1,500 मीटर इलास्टिक ले लिया था हमने। 1,500 मीटर इलास्टिक की स्ट्रिप्स लेके हमने रख ली थी पहले, हमें पता था ज़रूरत पड़ेगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत थी हमें काफ़ी, तो सुमित नागपाल जी ने काफ़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके हमें शुरू किया, क्योंकि ये इलास्टिक खरीदना, रॉ मटेरियल एक्वायर करने में भी काफ़ी पैसे लग रहे थे। तो इन्होंने मेरे को बोला तू कर एक बार, फाइनेंशियल की कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। तो फिर उसके बाद हमने ये पहले जो बनाया था उसमें ये कुशनिंग नहीं थी, तो ये कुशनिंग एक्चुअल में AC की पाइप है। AC में जो कुशनिंग पाइप होती है EPA फॉर्म होती है, EPA फॉर्म है एक्चुअल में। तो ये कुशनिंग के लिए AC की फॉर्म यूज़ करी हमने, क्योंकि ये काफ़ी, अगर आप 10 से 12 घंटे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये लगता है माथे पे। तो ये कुशनिंग के लिए हमने EPA फॉर्म यूज़ करी थी। ये OHP ओवरहेड शीट है, प्रोजेक्टर पेपर की शीट है, एक रबर बैंड है, इसमें हमने अभी इसमें सिलाई कराई है। पहले ये पेस्टिंग और गांठ लगाते थे हम लोग, तो कोशिश करी हमने जितना जल्दी हो सके इसको, मतलब कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश हमने बहुत जल्दी करी इसमें। इस काम को करने के लिए आपको मतलब गवर्नमेंट से, आपकी यूनिवर्सिटी से या किसी अदर इंस्टीट्यूट से, एजेंसी से आपको इकोनॉमिकली या अदर कोई हेल्प आपको मिली हो?
एक ही जगह से हेल्प मिली मेरे को, सबसे ज़्यादा वो थी नागपाल आर्ट्स। इन्होंने सुमेंद्र जी ने मेरे को जगह दी काम करने के लिए, जो सबसे ज़रूरी थी, क्योंकि मैं घर पे कितना कुछ बनाता। दूसरा मशीन्स की एक्सेस दी और कंट्रोल दिया बहुत ज़्यादा, जो बहुत कम लोग करते हैं आजकल। मार्केट में तो आप जाओगे तो आपको कोई हाथ नहीं लगाने देता चीज़ों को। इन्होंने मेरे को बोला आप बनाओ, कोई बात नहीं, आपको क्या चाहिए आप बताओ, मैं ढूंढ के देता हूँ आपको। तो एक तो कंट्रोल, दूसरा इन्होंने अपने, इनके कॉन्टेक्ट्स काफ़ी थे, जो रॉ मटेरियल्स और उनके कॉन्टेक्ट्स थे, इन्होंने वो भी लगाए, मैंने भी लगाए। तो ये सब कंट्रोल दिया। उसके ये जो आपने प्रोडक्शन किया, उसमें इस अब तक के सफ़र में गवर्नमेंट का, प्रशासन का या डॉक्टर्स का या अदर किसी भी एजेंसीज का क्या रुख क्या रहा इसमें? तो काफ़ी पॉजिटिव आउटकम हमें मिला, मतलब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था एक्चुअल में। डॉक्टर्स का भी उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, हमने फीडबैक दिया, एक्टिव फीडबैक दिया। मतलब दिन में हम उनको प्रोटोटाइप दे के आते थे, वो शाम को हमें बता देते थे पूरा दिन यूज़ करके उस प्रोटोटाइप को, हाँ भाई कैसा चल रहा है। एक डॉक्टर जतिन है अपने गंगानगर हॉस्पिटल में, उनसे साथ मेरा काफ़ी क्लोज़ कनेक्शन हो गया था इस कोविड के बीच में, क्योंकि मैं उनके पास 2-3 घंटे बैठ के आता था, बात करते थे हम लोग। वो बहुत सारी माइन्यूट प्रॉब्लम्स जो बताते थे वो हमने सही करी इसमें। और फिर हमने इसका CMHO साहब को भी दिखाया इसको गंगानगर के, तो उन्होंने काफ़ी फीडबैक दिया भी कैसा आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट में डॉक्टर्स ने काफ़ी मतलब पूरा फीडबैक दिया। सपोर्ट में पॉलिटिकली काफ़ी सपोर्ट किया गया मेरे को। जैसे आपको बताया अशोक गहलोत जी ने हमारा पोस्ट रीट्वीट करके काफ़ी मतलब मीडिया अटेंशन मिल गई। मीडिया अटेंशन मिलने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ भी हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। और फिर उसके बाद राजकुमार गौड़ सर गंगानगर के, राजकुमार गौड़ जी मैं बता दूँ विधायक हैं श्री गंगानगर के। हाँ जी। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया और उन्होंने खुद डोनेट करी अपने हाथ से CMHO साहब को फेस शील्ड्स। उसके भी न्यूज़ आर्टिकल आए, तो न्यूज़ आर्टिकल आने के बाद धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन आने लग गई, लोगों को पता चलने लग गया अभी फेस शील्ड गंगानगर में भी बन रही है। तो मतलब अपने ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हम बात करें डॉक्टर्स, प्रशासन, गवर्नमेंट का, तो रुख पॉजिटिव रहा, आपको उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। जी। तो हमने जाना कि आपके साथ अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, उन्होंने भी आपको अप्रोच किया, उनके साथ आपका क्या बातचीत रही, क्या उन्होंने आदान प्रदान रहा? तो M19 कलेक्टिव के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने मिल के पूरे इंडिया में कुछ 40 दिनों के अंतराल में 10 लाख फेस शील्डें बनाई थी। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग का पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल था, जिसमें आपदा के टाइम और मतलब कैसे लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम हमने ये कर दिया था, उस टाइम लोग N95 मास्क की डिस्ट्रीब्यूटिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल मीडिया में बात कर रहे थे और हमने कर दिखाया था। तो ये एक केस स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर जयदीप प्रभु ने शुरू करी। उन्होंने उनके एक अंडर एक रिसर्चर है लूसिया करके, उन्होंने हमें अप्रोच किया, M19 कलेक्टिव के सारे मेंबर्स को अप्रोच किया। मैंने भी एक इंटरव्यू दिया उनके साथ, मैंने एक इंटरव्यू किया आधे घंटे का। उनमें उन्होंने मेरे साथ मेरे को क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़े और क्या आउटपुट निकला, क्या इनपुट दिया, ये सब था। उनका मेन मोटिव ये है भी कैसे मतलब पूरी दुनिया इससे सीख सकती है। एक एफ़र्ट जो इंडिया में मतलब मैं बोलता हूँ, मैं गंगानगर के रहने वाले एक लड़के ने किया एक टीम के साथ, और वो वहाँ से यहाँ से शुरू होके वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक पहुँच गया। तो मेरे को लगता है भी शुरुआत करनी सबसे ज़रूरी है, उसके बाद तो पहुंच जाते हैं, मतलब रास्ते अपने आप खुलते गए। हमने तो खाली शुरुआत करी। मैं तो पहली बार फ़ोन किया था नागपाल जी को, मतलब इसको शायराना तरीके से कहें तो भी मैं पैदल अकेला ही चला था और कार वहाँ बनता गया। जी एकदम। तो मतलब वो दौर था जबकि पूरी दुनिया देख रही थी उपकरणों के बारे में, फेस शील्ड हो गया, जो भी मतलब उपकरण कोरोना महामारी से बचने के लिए थे, उस टाइम में आपने प्रोडक्शन कर दिखाया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का ध्यान आपकी तरफ गया कि कौन कर रहा है, गंगानगर शहर के अंदर एक लड़का यूथ एक कर रहा है, तो इस वजह से उन्होंने आपको अप्रोच किया। उससे पहले भी शायद आप 15 दिन के लिए अमेरिका जाके आए, वो क्या प्रोग्राम था, कैसे वहाँ जाना हुआ? तो मैं उससे पहले गया था RSSAP राजस्थान स्टूडेंट स्टार्टअप एक्सपोजर प्रोग्राम के तहत। पूरे राजस्थान से 91 लोग थे जो स्टूडेंट्स थे, यंग एंटरप्रेन्योर थे, उनको सिलिकॉन वैली का एक टूर कराया गया था 15 दिन के लिए, जहाँ पे उन्होंने SV.CO के साथ SV.CO के साथ जो टूर था उसमें हमने काफ़ी मतलब हमें एक्चुअल में हमें दिखाया गया, एक्सपोजर था, वो एक्सपोजर प्रोग्राम था। तो एक्सपोजर का मतलब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली UC बर्कली गया, कैम्ब्रिज गया, वहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ मिला, बात करी। उसके अलावा मैं सिलिकॉन वैली बैंक में गया। सिलिकॉन वैली बैंक में मैंने जाके पिच किया अपना आइडिया, टेक कोड करके एक इनोवेशन सेंटर है। तो हमें ये समझ में आया भी बड़ी मैं गूगल हेडक्वार्टर्स गया था क्लाउड के, तो बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और फिर वहाँ से ही कहीं ना कहीं से हमें ये समझ में आ गया था भी
बड़ी बड़ी चीज़ें यहीं से शुरू हो जाएंगी, मतलब आपको बस चालू करना है और बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप होती जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी आपका कुछ रहा था प्रोग्राम, वो क्या था? तो मैं एक्चुअल में इंडिया में कुछ लगभग 550 लोग MSP थे, MSP बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर बनते हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक स्टूडेंट पार्टनर बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो उस एक तरह से अपनी यूनिवर्सिटी में आप माइक्रोसॉफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं JECRC में 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर रहा था, जिसके अंडर मैंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स किए थे, जिनमें मैंने बच्चों को बहुत सारी, हमने एक आर ऑफ कोड करके कराया था। तो उसमें जयपुर में एक रिमोट स्कूल था, कुछ जयपुर से 60 किलोमीटर दूर, वहाँ पे हमने जाके, गर्ल्स ओनली स्कूल था, एक गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे हमने जाके बच्चों को कोडिंग सिखाई थी। तो वो भी हमने वॉलंटियरिंग किया था। उसके अलावा भी हमने कॉलेज में भी बहुत सारे एफर्ट करे बच्चों को, मतलब इंपॉर्टेंट ये था भी आप लोगों को एक्सपोज करो टेक्नोलॉजी के लिए। आपको माइक्रोसॉफ्ट से भी कॉल आए थे कोई सबमिट के लिए, आप नहीं जा पाए थे, कुछ बता रहे थे सब, वो क्या बात थी? तो एक्चुअल में मैं जब MSP था तो उस टेन्योर में मेरे को इंडिया से 2 माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर सेलेक्ट हुए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट एशिया समिट में पूरा स्पॉन्सर ट्रिप था माइक्रोसॉफ्ट का, एशिया समिट में मेरे को इन्वाइट किया गया था सबमिट के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एशिया समिट में मैं जा नहीं पाया था, बिकॉज मेरे पास तभी पासपोर्ट नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था मेरे को कोई बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो स्कूल वालों ने जो दिमाग में आपके बिठाए रखते हैं ना, भी तेरा तो कुछ नहीं होना, तो वो माइंडसेट बहुत मतलब था, कहीं ना कहीं था भी। ऐसा लगता था यार अपना तो क्या होना है, अपने तो ऐसे ही है। पर वो मज़े मज़े में चीज़ें करते गए। तो फिर उन्होंने जब बोला भी आपका पासपोर्ट है, तो मैं बोला नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको ताइवान माइक्रोसॉफ्ट एक ट्रिप दे रहा है, ताइवान एशिया समिट होता है, उसमें पूरे एशिया से माइक्रोसॉफ्ट के लोग आते हैं और वहाँ पर आपको जाने का मौका मिलेगा। एयर ट्रैवल आपका, होटल और सब कुछ आपका मतलब रहेगा, फ्री रहेगा। तो आपको आना है बस। तो लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो उसकी वजह से वो पूरा ट्रिप रह गया। तो बिना पासपोर्ट इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि माइक्रोसॉफ्ट इनको कॉल करेगा, तो इन्होंने पासपोर्ट भी नहीं बना के रखा था। इनकी उम्मीद से बढ़ के हो रहा था, क्योंकि ये लगातार मेहनत कर रहे थे। जब आपका काम, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब आपका काम बोलने लगता तो इनका काम बोल रहा था। तो ये थी अब तक इनके सफ़र के बारे में हमने जाना। अब हम कुछ मज़ेदार किस्से जानेंगे, जिनसे ये साबित होता है कि बचपन से ही इंजीनियर थे और जन्मजात इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग का कीड़ा इनमें बचपन से था। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन अपने पास समय कम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो सारी बातें तो इसमें नहीं समा सकती। लेकिन उन्होंने बहुत सारी घटनाएँ बताई मुझे, कैसे इन्होंने खिलौने तोड़ के अलग अलग चीज़ें बना डाली। बचपन से ही इनका मतलब था, स्कूलिंग से टाइम से ही। लेकिन 1-2 घटनाएँ हम इनसे जानेंगे कि कैसे साबित करते हैं कि बचपन से जन्मजाती इंजीनियरिंग, और कुछ इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आप मुझे कुछ एक घटना बता रहे थे कि कैसे आपने, गंगाधर में FM नहीं चलता यहाँ पे, लेकिन इनको मिला था पनिशमेंट, लेकिन इन्होंने उस पनिशमेंट के ज़रिए ही गंगाधर में FM चला डाला। तो वो बताएं। वो तो ऐसा था अभी, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में पहले से ही था। तो एक्चुअल में क्या, वो जो हॉस्टल, जैसे हॉस्टल में मैं रहता था, वो हॉस्टल राजस्थान साइंस हॉस्टल है। तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ मल्टीमीडिया फ़ोन अलाउड नहीं है। तो आपको खाली ऐसा फ़ोन रख सकते हो जिसमें आपके ब्लैक एंड वाइट नोकिया वाले फ़ोन थे। तो लेकिन उसमें FM चलता था, ये हमें पता था। लेकिन गंगानगर में FM की रेंज नहीं आती, FM में कोई चैनल ट्रांसमिट नहीं करता। तो लेकिन एक दिन मैं जब किसी के साथ जा रहा था, तो मैंने एक गाड़ी में FM ट्रांसमीटर लगे हुए देखे। तो वो लोकल ट्रांसमीटर होते हैं, छोटी सी रेंज में FM के सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो वो फिर मैंने ख़रीद के लाया, कहीं से ढूंढ ढांढ के ख़रीद लिया हमने। फिर वो गाड़ी में चलता था, तो उसको मेन्स पावर सप्लाई से अडेप्ट किया हमने। 2 चार्जर फ़ोन के लगाए, चार्जर काट के लगाए उसमें, और फिर उसको बोर्ड के पीछे छुपा के रखा हमने। ऐसे हम लोग गाने सुनते थे हॉस्टल में, जब रात को, मतलब दिन में सुनते थे, रात को तो हमारे पास फ़ोन नहीं होता था। दिन में छुप के हम लोग ईयरफोन लगा गाने सुनते थे, और वो गाने ट्यून हम लोग FM पे करते थे, और FM के अंदर हम लोग पेन ड्राइव लगाते थे, और जो लोकली ट्रांसमिट होता था। तो धीरे धीरे बात सारे हॉस्टल को पता चल गई कि हाँ हॉस्टल में FM चल रहा है। तो बात मतलब हॉस्टल में तो आग की तरह फैल गई वो बात। और पर अभी तक फिर मतलब किसी को समझ नहीं आया था वो चल कहाँ से रहा है। फिर एक बार हमने फिर बता दिया था सबको धीरे धीरे, और फिर वो बंद हो गया। लेकिन वही है, तो अभी तक वो कहानी आज भी उस हॉस्टल में चलती है। एक आप कॉलेज वाली घटना बता रहे थे, आपको कोई राउटर आपने किया तो सही था, लेकिन कॉलेज वालों को लगा कि ये ख़राब कर दिया इसने, तो आपको पनिशमेंट भी मिली उसकी, वो क्या बात थी? हाँ, तो कॉलेज में एक राउटर मेरे को एक्चुअल में गिरा हुआ मिला था। तो उसकी बॉडी टूटी हुई थी, तो उसमें कुछ कनेक्शंस टूटे हुए थे। तो मैंने उसको खाली सोल्डर करके और वापस दे दिया। तो लेकिन उसकी जो रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट कुछ गलत, मतलब इंटरप्रिटेशन गलत हो गया उस रिपोर्ट का। उसके मेरे को कॉलेज के हॉस्टल से रस्टिकेट कर दिया गया था फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर में। तो मेरे घर पे भी फ़ोन किए, मेरे पिताजी ने काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने बोला तेरे को ये करने भेजा है क्या वहाँ पे, तू वहाँ पे भी जाके ये करने लग गया। तो काफ़ी मतलब, लेकिन बाद में वो सॉर्ट आउट हो गया था पूरा केस। तो एक और घटना इन्होंने जो मुझे बताई थी कि एक इनके पास खिलौना कार थी जो रिमोट से चलते हैं। वो घटना शायद आप 8वीं 9वीं कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में ये पढ़ते थे। तब इन्होंने
मतलब उनके मन में जिज्ञासा थी कि यार क्या है, इसके कुछ अलग बनाया जा सकता है। तो उसी 9वीं क्लास में तभी इनको पता चल गया था कि जन्मजात इंजीनियर है। उस कार को इन्होंने खोला और कुछ उपकरण बनाया था। क्या घटना थी वो? तो कार को मैंने जब खोला तो मेरे को समझ में आया भी कार रिमोट से आप मोटर चला सकते हो। तो रिमोट कहीं भी हो, मतलब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलती थी, तो रिमोट कंट्रोल कार थी, वायरलेस। तो मैंने सोचा यार ये तो बढ़िया चीज़ है। तो मैंने उस रिमोट से कार चलाई और मैंने उसके अंदर जो मोटर थी उसको एग्जैक्ट निकाल के और उसको बटन के ऊपर ऐसे टैप की पे सेट किया था। टैप की जो थी, टैप की पे सेट किया था। तो जैसे आप कार का आगे चलाने वाला बटन दबाते थे, मोटर चलती थी और वो टैप की को ऑन कर देते थे, उससे बल्ब जग जाता था। तो आप अपना लाइट वाला बल्ब जगा लेते थे और जब कार को पीछे करने वाला बटन दबाते थे तो वो बल्ब वो उठा लेता था और बल्ब बुझ जाता था। तो एक तरह का बहुत बेसिक ऑटोमेशन मैंने किया था बचपन में। तो एक इनोवेशन तो इन्होंने 9वीं क्लास के अंदर ही कर डाला। तो कहते हैं ना वो मतलब पूत के पग पालने दिख जाते हैं। तो वैसे ही इंजीनियर वाले इनके लक्षण जो थे, कीड़े थे, वो 9वीं क्लास से उससे पहले भी शुरू हो गए थे। लेकिन काफ़ी इन्होंने घटनाएं मुझे बताई। सारी घटनाओं का जिक्र अपने इस वीडियो में करना संभव नहीं हो पाता। तो मोहित जी आपसे बात करके ना हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स हैं जो देखने वाले दर्शक हैं अपने चैनल के, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि हम ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज़ लेके आते रहते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अलग किया और उससे आप प्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सकें। ऐसे युवाओं की या कोई भी व्यक्ति ऐसी उनकी कहानी में लेके आते रहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जिन्होंने कुछ किसी क्षेत्र विशेष में विशेष सफलता की है, लीक से हटकर कोई काम किया, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, कंपटीशन हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हम उनकी कहानी को जो है दुनिया के सामने लेके आएंगे। तो ये थी मोहित जी आपके साथ बातचीत। अब हमारे दर्शकों को या जो देख रहे हैं हमारे युवा साथी, आपसे मतलब क्या प्रेरणा आप उनको देना चाहेंगे, क्या सीख उनको देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखो मेरा संदेश तो क्या दूं मैं, अभी तो इतनी उम्र ही नहीं है अभी किसी को सिखा सके, अभी हम तो खुद सीख रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा, अभी एक तो शुरुआत सबसे मुश्किल शुरुआत ही होती है, उसके बाद आसान हो जाती है चीज़ें। तो शुरुआत करने से कभी मत डरें। और दूसरा, अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, जो पीछे अगर आपने जो आज किया है वो आप कल से बेहतर है। तो अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप देखोगे आप 1-2 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके मार्क्स कितने आए, आप किस स्कूल से पढ़े हो, किस कॉलेज से पढ़े हो, कुछ मैटर नहीं करता। आपको बस करना है और कभी भी आदमी कहीं से भी उठ के कुछ भी कर सकता है। बस यही है, भी आपको आपके मन में वो होना चाहिए, भी करना है। तो मतलब आपको ये मतलब बंदे के अंदर टैलेंट होना चाहिए। अब इस ज़माने में जबकि सब कुछ ऑनलाइन है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपका टैलेंट लोगों के सामने लेके आने का। ज़्यादातर बच्चे, गार्जियंस जो हैं, अभिभावक हैं, बच्चों में प्रेशराइज करते रहते हैं कि तेरे मार्क्स नहीं है। बहुत सारे जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, अलग अलग फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो लता मंगेशकर के लिए ये मायने नहीं रखता कि मतलब उनके 10वीं मार्क्स कितने आए। सचिन तेंदुलकर के लिए मतलब नहीं रखता कि उनके 10वीं 12वीं में स्कूलिंग में वो कैसे थे। उनका जो काम है वही बोलता है। सही है जी एग्जैक्टली। और दूसरा जो हमने इनसे बातचीत की है, बार बार ये एक चीज़ को कर रहे हैं, इनको भी नहीं लगता था कि शुरुआत करने से पहले कि मुझे इतना रिस्पॉन्स मिलेगा जी। तो जब इन्होंने शुरुआत की तब इनको लगा कि यार सारी दुनिया ही, पूरी कायनात ही आपको सफल कराने के लिए जुटी हुई है। तो आपका शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। आप पहले वहाँ तक चलिए जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब अपने आप आगे का रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा। शुरुआत, पहला कदम ज़रूरी है। लोग एक्शन पैरालिसिस से जूझते रहते हैं, मन में होते हैं, आइडियाज़ होते हैं बहुत सारे, हम ऐसा कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं, लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पाते। आप जब शुरुआत करेंगे तो अपने आप रास्ता बनता जाएगा। पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपको सहयोग देने के लिए तत्पर रहती है। तो मोहित जी हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है लोग आपसे प्रेरित होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।